हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आज की जो वीडियो है वो है मेदांता हॉस्पिटल के ऊपर। तो बहुत सारे दोस्त थे जो बोलते थे कि मेदांता मेडिसिटी में जाओ, एक बार वहाँ पे इंटरव्यू दो। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दी है और आज की वीडियो में मैं सारा सिनेरियो आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कितनी सैलरी देते हैं, कब वहाँ पे इंटरव्यूज होती है, कौन कौन जा सकता है और वहाँ पे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो मुझे आए थे मैं आपको वही बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेदांता हॉस्पिटल है उसके एड्रेस की बात करें तो ये पड़ता है CH पकतावर रोड पे। तो सेक्टर है इसका 28 गुड़गांव में। तो वहाँ पे आप जा सकते हो इंटरव्यू देने। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हरियाणा की रजिस्ट्रेशन चलती है। अगर आपने DNC अप्लाई करी हुई है तो आपको या तो किसी और डिपार्टमेंट में भेज देंगे, जैसे इनका DMRC जो दिल्ली मेट्रो है वहाँ पे भी इनके कॉन्टेक्ट्स हैं, है ना। तो वहाँ पे भेज देंगे, या आपको दिल्ली में कहीं और जगह पे जैसे डिफेंस कॉलोनी में इनके अपने सेंटर वगैरह हैं, मेडिकल सेंटर वगैरह है ना, वहाँ पे भेज देंगे। अगर आप हरियाणा में करवाने के लिए कंफर्टेबल हो, आप बोलोगे कि हाँ मुझे हरियाणा में करवाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं सेट करेंगे। ठीक है, जो भी आपके एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रेशर फीमेल और एक्सपीरियंस मेल, मतलब अगर आप फीमेल हो और आप फ्रेशर हो, चाहे आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सेप्टेबल हो। अगर आप मेल हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप एज ए फ्रेशर यहाँ पे नहीं जा सकते हो। बट अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हो, चाहे 1 साल से ऊपर कितना भी हो। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन ट्राई करो, क्योंकि जो बंदा सामने होता है ना उसका वो उसी दिन सेम डे ही सारी चीजें कर देते हैं। बट अगर आप वहां पे नहीं हो अवेलेबल, आप ऑनलाइन उनको CV भेज रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, तो वो पता नहीं कब जाके आपकी ज्वाइनिंग करेंगे, है ना। तो ये चीज होती है थोड़ा सा। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ज्यादा फायदा नहीं है, ऑफलाइन करते हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो उसके बाद इंटरव्यू के डेज की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे जब भी आपका मन करे आप जा सकते हो, लेकिन कोशिश करना सुबह सुबह जाना, मतलब वही 10 या 11 से पहले पहले, क्योंकि जितना जल्दी जाओगे उतना ज्वाइनिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। बाकी सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी है, सैलरी 26 से ऊपर आपको मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पे देखा है 4 साल के एक्सपीरियंस वाले स्टाफ भी मैंने देखे, और मतलब मेरे काफी नोन में ही काफी स्टाफ है, और मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको मैंने वहां पे लगवाया था। ठीक है, यहाँ पे 4 साल के साथ 38-40 हजार रुपए सैलरी भी मिल जाती है। अगर आप वहां पे ही सेम मतलब काम करते रहे थे पहले, या फिर आपकी पुरानी CTC ज्यादा है तो आपको अच्छी सैलरी वो दे देंगे। तो सैलरी के मामले में मुझे लगता है मेदांता सबसे टॉप पे ही चल रहा है फिलहाल, तो बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं। और उसके बाद हॉस्पिटल के अगर बेड्स की बात करें तो बहुत, मतलब 1000-1200 से भी ज्यादा बेड है यहाँ पे। 250-300 तो मुझे लगता है ICU के बेड ही है इनके पास। तो ICU में अगर आपको जाना है तो आपको आराम से मिल जाएगा, CTVS में जाना है तो आराम से मिल जाएगा। CTVS के इनके मुझे लगता है स्टाफ ही 100 से ऊपर है। सोचो एक ही डिपार्टमेंट में 100 से भी ज्यादा स्टाफ है ना। बहुत मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप वीडियो में देख सकते हो, आपको देखने में मजा आ जाएगा। मुझे सच में जाके मुझे इतना अच्छा लगा हॉस्पिटल, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ज्वाइन कर लूँ। बाकी शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग इवनिंग नाइट सेम शिफ्ट होती है, जो दूसरे हॉस्पिटल्स में रहती है वही सेम शिफ्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी वहां पे जाना है तो जैसे मैंने बताया मंडे टू फ्राइडे आप जाके ट्राई करो, बिकॉज मेदांता इज द बेस्ट हॉस्पिटल फॉर दोज नर्सेज हु जस्ट वांट अ ग्रोथ इन देयर करियर। बिकॉज वहां पे ऐसा है ना कि सैलरी वाइज, और अगर आपको बाहर जाना है उसके लिए, क्योंकि 1000-1200 जो बेड है बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल देखे हैं सारे 700-800 से नीचे ही है ना। जो नया मैक्स बना है तो उसके साथ इनके थोड़े से बेड ज्यादा हुए हैं, लेकिन स्टिल मेदांता के मुकाबले कमी है। तो मेदांता अच्छा है, टॉप लेवल का हॉस्पिटल है, वहाँ पे जरूर ट्राई करो आप। तो अभी क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको रेडी होना है फॉर BLS एंड ACLS। तो ACLS और BLS का डिफरेंस क्या है वो आपसे पूछ सकते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट के कौन कौन से स्टेप्स है उसको कैसे हम फॉलो करते हैं वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, और ACLS का भी आपको पूछेंगे। ACLS के अंदर क्या क्या मेडिसिन देते हो, कब कब देते हो, अगर शॉकेबल रिदम है, नॉन शॉकेबल है, कौन कौन सी रिदम होती है, ठीक है, और कौन सी रिदम में कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, इसको आपको बताना है। बाकी 5H और 5T जो ACLS में हम देखते हैं वो चीज का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CPR के स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं कि CPR में कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो वो भी आपको बताना है। देखो मुझे तो जो उन्होंने पूछा था कि CPR की रेशो पहली चीज है, वो हर कोई पूछ ही लेता है ना, CPR की रेशो, कंप्रेशंस कितने हैं, और बाकी आपको सारी चीजें अपने से बता देनी कि डेप्थ इतनी होनी चाहिए, फिर हार्ड एंड फास्ट पुश करना है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद GCS स्कोर के लिए पूछा था, तो GCS का ऐसा है, स्कोर ही उन्होंने पूछा हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर कितना है, इससे ज्यादा ये नहीं कि E1 E2 E3 E4 सारी चीजें बताओ, बस आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। बट ये यहाँ पे क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शो किया था 4 साल का, लेकिन अगर आप जा रहे हो वहाँ पे, चाहे एज ए फ्रेशर चाहे एक्सपीरियंस, अगर उनका मन कर गया कि आपको वो पूरा ही पूछे, पूरा GCS एक ही क्वेश्चन पूछा है कि बस पूरा GCS बता दो, इसके बाद आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो अगर आपने GCS पूरा नहीं पढ़ा होगा कि E1 पे क्या होता है, E2 पे क्या होता है, V1 V2 V3, है ना, वो सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए GCS पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छे से GCS भी पढ़ाया है, ABG भी पढ़ाई है,
तो अगर उस तरीके से आप पढ़ लेते हो तो आपको कभी मतलब फॉरगेट नहीं होगा कि आपको कोई जीसीएस नींद से उठा के पूछ लेगा तो आप बता दोगे। बाकी यहाँ पे अगर जाओगे तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आपकी मॉक इंटरव्यूज करूंगा, लाइव सेशन भी करूंगा, विद इन 7 डेज आपको रेडी करके यहाँ पे भेजूंगा, ताकि जो आपकी जाते ही इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो मेदांता में, एचआर में और वैसे भी काफी अच्छे मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं जिनकी मैं रेफरेंस देके आपको भेजूंगा। तो अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आप जरूर जा सकते हो। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर मैं तो आपको अपने हिसाब से रेडी करके भेजूंगा विद रेफरेंस, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे आपको शो हो रहा होगा कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग जो है मई के स्टार्टिंग में ही हो जाएगी, जिसके साथ आपको और ज्यादा फायदा है, मतलब आपकी सैलरी अच्छी लग रही है, सब चीजें हैं अच्छी, है ना। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पे, तो इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर आपको भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। तो आपको भी देखो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे केयर ऑफ बंडल इसी में आ गया, ठीक है। और इसके बाद आपके हैंड हाइजीन, उसके बाद आपका प्रॉपर पीपी जो हम वियर करते हैं ना, वो भी इन्फेक्शन कंट्रोल का ही है। और उसके बाद प्रॉपर जो बायोमेडिकल सेग्रीगेशन होता है वो भी आपका इसी के अंदर आ गया। फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो हम यूज़ करते हैं वो सारा आपको मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर ही आता है, ठीक है। बैरियर और रिवर्स बैरियर जो नर्सिंग है उसको भी आपको फॉलो करना है, जिसके साथ इन्फेक्शन के चांसेस को हम जीरो कर सकें। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडलिंग के बारे में, जैसे मुझे उन्होंने एसवीटी का पूछा था, क्योंकि मैंने सीसीयू एक्सपीरियंस बताया था कि एसवीटी क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करते हो। तो एसवीटी का आपको पता है सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, एडिनोसिन हम देते हैं उसमें, है ना। एडिनोसिन भी देने से पहले हम एक बार कैटेटर मसाज करके देखते हैं कि कई बार उसके साथ ही पेशेंट रिवर्ट होता है। अगर नहीं होता तो फिर आगे जो भी हम एडिनोसिन के शॉट्स देते हैं वो। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पूछ सकते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया कैसे ट्रीट करोगे, या रिदम्स के बारे में अगर आपको कार्डियक का है तो एसवीटी, वीटी, या फिर स्ट्रेट लाइन एसिस्टोल। अगर मेडिकल का है तो एसिस्टोल का पूछ सकते हैं, या फिर वीटी का पूछ सकते हैं। देखो वीटी तो किसी भी पेशेंट को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कार्डिक वालों ने मतलब ठेका ले रखा है कि कार्डिक वाले पेशेंट को ही एसवीटी होना है या वीटी होना है, किसी को भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें अगर आप वहां पे जा रहे हो। उसके बाद एमआई के पेशेंट्स की आपको पूछ सकते हैं कि कोई एमआई का पेशेंट आता है तो उसको कैसे ट्रीट करते हो, या क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो होता है, या फिर कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम देते हैं, लोडिंग डोज हम क्या दे सकते हैं, है ना। ईसीजी के अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं, मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, अगर ईसीजी में नेगेटिव आता है तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ट्रोपाई, एंटीप्रोबीएनपी, जो भी मतलब कार्डिक मार्कर आप करवाते हो ना, वो सारी चीज़ आप बता सकते हो। और उसके बाद एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एमआई के बाद जो हम करते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एंटीबायोटिक के नाम यहाँ पे भी पूछा था, कैलाश हॉस्पिटल में मैं गया था, वहाँ पे भी इन्होंने एंटीबायोटिक्स के नाम पूछे, तो यहाँ पे भी आपको पूछे। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब अगर देखो आप काम कर रहे हो आपको पता ही होता है, जब आपने इंटर्नशिप भी करी है, अगर आप फ्रेशर हो, इंटर्नशिप के दौरान बस आपको और कुछ नहीं देते, बस एंटीबायोटिक देने के लिए बोलते हैं कि भाई ये मेरे दवाइयाँ ये दिया। तो यही हमारा काम होता है उस टाइम पे, और हम ये सारे काम करते हैं तो हमें पता रहता है कि कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है। तो आप फिर भी एंटीबायोटिक्स के नाम याद रखो, ठीक है। बाकी मेडिसिन के डाइल्यूशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन कैसे डाइल्यूट करते हैं, या एंटीबायोटिक्स ही कैसे डाइल्यूट करते हैं, या नॉरेड्रेनालिन जो हम लोड करते हैं वो कैसे करते हैं, या कॉड्रन जो है किसमें डाइल्यूट करते हैं, डेक्सट्रोज में करते हैं, नोवोसालाइन में करते हैं, आरएल में करते हैं, या फिर D5% में करते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है, एक तो जो कॉड्रन है उसको किस में डाइल्यूट करते हैं, एनएस में, आरएल में, या फिर डेक्सट्रोज में, या फिर डेक्सट्रोज 25% में, या फिर डेक्सट्रोज 5% वाले में, किसमें करते हैं, और नॉरेड की डाइल्यूशन कौन से सोल्यूशन में करते हैं। ये तो ये 2 क्वेश्चन मैं नीचे डाल दूंगा, आपको जो भी राइट आंसर लगता है आप जरूर क्लिक करना, ठीक है। बाकी इसके लिए आप रेडी होकर जाना, और डोज कैलकुलेशन का भी वो आपसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको फ्लूइड का बता देंगे कि 1000 फ्लूइड इतने टाइम में देना है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करके बताओ कितने ड्रॉप पर मिनट में जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी आपको रेडी होके जाना है। बाकी मैं तो रेडी करता ही हूँ सबके लिए, अगर आप मेरा कोर्स लेते हो तो मैं सब चीज़ें के लिए रेडी कर दूंगा A to Z। और अगर आपको कोर्स नहीं लेना, वैसे जाना चाहते हो, तो कोशिश करना कि हर वो चीज़ पढ़ के जाओ जो एक नर्स को पूछी जा सकती है, क्योंकि आगे वाले बंदे के दिमाग में क्या आता है आपको कोई आइडिया नहीं है, वो किस टाइम पे आपसे क्या पूछे आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से रेडी होकर जाना, ताकि जो आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए। एक बार फेल हो गए ना आप, दूसरी बार आपका मन नहीं करेगा जाने को, आपको भी अंदर से होगा कि यार मैं कैसे एचआर में जाऊँ, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, अगर मेरे से ये पूछ लिया तो मैं कैसे रिप्लाई करूंगा, मैं कैसे उनको आंसर करूंगा ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जब बैठ जाती है तो इंटरव्यू देना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट स्टिल फिर भी अगर आप जाते हो तो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। आई कॉन्टैक्ट उनके साथ सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हो, इधर देख रहे हो, तो उसको लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ ही आंखें नहीं मिला पा रहा, तो पेशेंट के साथ क्या बात करेगा। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन का ना MG के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, MG या ग्राम के बारे में कि कितने ग्राम की या कितने MG की ये मेडिसिन आती है। तो देखो क्या क्या पूछ सकते हैं, एक आपको पूछ सकते हैं कॉड्रोन का, ठीक है।
ठीक है, कॉर्ड्रोन कितने एमजी का आता है, क्योंकि ACLS में यूज़ करते हैं वो। दूसरा आपको पूछ सकते हैं नॉरेड्रेनालिन कितने एमजी का आता है, ठीक है। और उसके बाद एट्रोपिन और एपिनेफ्राइन, ठीक है, ये दोनों भी कितने कितने एमजी के आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और मैग्नीशियम का, KCl का और NTG का, बीटालॉग का, जो भी मतलब ऐसा है कि जो इमरजेंसी ड्रग्स है उनका तो आपको पता ही होना चाहिए, बट कुछ कुछ हाई रिस्क मेडिसिन है जैसे KCl टाइप की मेडिसिन बहुत फ्रीक्वेंट हम देते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में तो KCl यूज़ होता ही रहता है। तो वो कितने mg का आता है वो आपसे पूछ सकते हैं ना। 20 mg का भी नहीं, वो 20 मिली इक्विवेलेंट का आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। हर चीज़ की मेडिसिन के डाइल्यूशन या फिर वो कितने mg की आती है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो इन्होंने पूछे थे, तो मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आपको बता दिया। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नीचे नंबर है, वहाँ पे मैसेज करके आप पूरी डिटेल मेरे से ले सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें रेडी करके जानी है, और कोर्स का प्राइस है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं पार्क हॉस्पिटल में शायद डालूंगा। मेरे पास 3-4 वीडियोज़ रेडी है, कैलाश की थी, पार्क की है, और भी 2-3 है। जो भी मुझे जल्दी लगेगा मैं वो सारी वीडियोस आपके लिए डालता रहूंगा। तो चैनल को फॉलो कर लेना, हर दूसरे दिन आपको नया नया हॉस्पिटल मिलता रहेगा जहाँ पे वैकेंसीज चल रही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।